मैं आप सभी लोगों का पूर्वांचल ज्ञान गुरुकुल एकेडमी में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग आवेश, वैद्युत आवेश और स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ा था। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े थे वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, और हमने जाना था कि वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक बार फिर से आप की जानकारी के लिए आपको रिमाइंड करा देता हूं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश को नॉर्मली परिभाषित करने के लिए ऐसा बोला गया है, पीछे वाले वीडियो में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें बताया गया है कि दो वस्तुओं को रगड़ने से उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा सिंपल सी ऐसी है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी गुण को, यानी यह आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण जिस कारण से उत्पन्न होता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, और यह गुण जिस कारण से उत्पन्न होता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। और तब कहते हैं कि वस्तु विद्युतमय या वैद्युत आवेशित हो चुकी होगी। ठीक है, ये तो परिभाषा था वैद्युत आवेश का। और मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है, पीछे वाले वीडियो जाकर अवश्य आप देखें। तो वैद्युत आवेश बताया गया था दो प्रकार का, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। ठीक है, अब बात आती है कि भाई आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक का धन आवेश, एक का ऋण आवेश। नाम ही क्यों रखा गया, क्यों धन और क्यों ऋण ही नाम रखा गया, कुछ और नाम रखा जा सकता था। तो ये बात हम स्पष्ट करने के लिए हम आवेश के गुण में पहला आवेश वैद्युत आवेश के गुण, वैद्युत आवेश के गुण पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें पहला गुण पढ़ेंगे आवेश का उदासीनीकरण, आवेश का उदासीनीकरण। ठीक है, और यहीं पे मैं आपको यह स्पष्ट कर दूंगा। देखिए, ध्यान से इस बात को समझते हैं। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पर बराबर एवं विपरीत मात्रा के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक कोई रॉड है, दूसरी भी रॉड है, इसको किसी और से मान लो कि रुमाल से इसको रगड़ दिए, इसको बिल्ली की खाल से रगड़ दिए, इसको रुमाल से हमने रगड़ा, इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा। अब रगड़ने के पश्चात मैंने पाया कि इनमें, इसमें भी आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया और इसमें भी आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया, इसमें भी आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ, इसमें भी आकर्षण का गुण। ये छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर रही हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। मान लीजिए अब हमने क्या किया, मैंने सोचा कि ये अलग अलग तो आकर्षित कर रही है, दोनों को मिला दें, इन दोनों छड़ों को मिलाकर अब छोटी वस्तुओं को आकर्षित करेंगे तो बहुत तेजी से आकर्षित होगा। लेकिन जब मैं इन दोनों को आपस में मिलाया, एक दूसरे से स्पर्श कराया, स्पर्श कराकर ले गया छोटी वस्तुओं को आकर्षित कराने, तो आकर्षित नहीं किया। अब मैंने इनको अलग अलग किया और हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की कोशिश किया तो भी नहीं किया। तो एक चीज आप ये समझ लीजिए क्या हुआ, जब दो आवेशित वस्तुओं को
एक साथ मैंने मिलाया तो उनमें आकर्षण का गुण या प्रतिकर्षण का गुण खत्म हो गया, और मिलाने के बाद अलग अलग किया तो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण नहीं है। लेकिन जब रगड़ रहा हूं तब आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण है। तो हुआ क्या? इसका मतलब यह हुआ कि जब दोनों को मिलाया गया तो उनके आवेश, दोनों को स्पर्श कराया गया तो उनके आवेश शून्य हो गए। और हमारी एक ऐसी विषय है गणित, गणित कहती है और कहीं नहीं बताया जाता है, गणित ही कहती है कि जब दो समान मान, दो समान वैल्यू की चीजों को, समान और विपरीत चिन्ह वाली चीजों को जोड़ा जाता है तो उसका मान शून्य आता है। और अर्थात मैं कहूं कि एक धन और एक ऋण, मैं +2 और -2 को आप जोड़ेंगे तो इसका मान 0 ही आएगा। गणित कहती है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक वैल्यू जिसका मान बराबर है, बराबर मान की अलग अलग चिन्ह वाली वस्तु वैल्यू को, मान को जोड़ा जाएगा तो शून्य आएगा। इसी के आधार पर आवेश को भी धन और ऋण कह दिया गया, क्योंकि इनको मिलाने से शून्य आ रहा था, तो शून्य आ रहा था। तो इसी आधार पर बोल दिया गया कि बराबर और विपरीत आवेशों को जोड़ने से शून्य आता है, अर्थात आवेश धन आवेश और ऋण आवेश ही होंगे। अब आवेश का उदासीनीकरण यही तो है। आवेश का उदासीनीकरण, दो समान एवं विपरीत प्रकार के आवेश को मिलाने या स्पर्श कराने से कुल आवेश शून्य दो समान एवं विपरीत प्रकार के आवेश को मिलाने से कुल आवेश शून्य हो जाता है, जिसे आवेश का उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी दो समान, समान कहने का मतलब उनका मान समान होना चाहिए, समान मात्रा के एवं विपरीत प्रकार के, समान वैल्यू के एवं विपरीत प्रकार के आवेशों को मिलाने से कुल आवेश शून्य हो जाता है, जिससे आवेश का उदासीनीकरण कहते हैं। ओके, अब यहीं पे एक चीज और समझ में आएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए किसी उदासीन वस्तु पर आवेश कितना होता है। तो किसी उदासीन वस्तु का आवेश कितना होता है, तो उदासीन वस्तु का आवेश कितना बताएंगे? ज़्यादातर लोग शून्य कहेंगे। तो आपको मैं बता दूं, उदासीन वस्तु का कुल आवेश शून्य हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका आवेश शून्य होता है। हर उदासीन वस्तु पर बराबर एवं विपरीत आवेश होते हैं, जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश होता है, आवेश होता है उस पर, लेकिन उसका कुल आवेश शून्य होता है। कोई आपसे पूछे कि उदासीन वस्तु का आवेश कितना होता है, तो आप सीधा बताएंगे उस पर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। अगर आपसे पूछा जाए कुल आवेश कितना होता है, तो आप कहेंगे कि उदासीन वस्तु का कुल आवेश शून्य होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया होगा, तो ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम इसके अगले गुण की तरफ बढ़ेंगे, क्वांटीकरण, आवेशों क्वांटीकरण, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज।
ठीक है। तो आवेशों का क्वांटीकरण, तो एक चीज आप स्पष्ट कर लीजिए, आवेश की सबसे छोटी मूल इकाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आवेश की सबसे छोटी मूल इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई आवेश नहीं माना जाता है। फिलहाल होते हैं, पर खैर जनरल रूप में, सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई आवेश नहीं माना जाता है। ओके, तो अब बताइए, जब इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश होता ही नहीं है, इससे बड़े ही होते हैं। ठीक है, इस क्वांटीकरण को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये मार्कर है। अगर मैं आपसे कह दूं कि जाइए दुकान पे और दुकानदार से कहिए कि मुझे 3.5 मार्कर दीजिए, आपको देगा? कभी नहीं देगा। या तो आपको 3 मार्कर देगा या फिर 4 देगा। ठीक है, कक्षा में बैठे विद्यार्थी हैं, उनसे मैं पूछूं कि बताइए क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो वो नहीं कहेंगे ना कि 52 है या 53 है। यानी वे सभी क्वांटिटी, वे सभी मान, वे सभी वैल्यू जिनको हम दशमलव या भिन्नात्मक रूप में नहीं बदल सकते या नहीं व्यक्त कर सकते, उन्हीं को हम क्वांटीकरण कहते हैं, जिनको एक परिपूर्ण क्वांटिटी में व्यक्त कर सकते हैं। अगर मैं चावल, गेहूं, चीनी की बात करूं तो उसको आप ले सकते हैं, उसको 250 ग्राम ले सकते हैं, 1.5 kg ले सकते हैं, लेकिन 1.5 पेन नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? तो वही है, यानी इलेक्ट्रॉन, आवेशों का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? ध्यान समझ लीजिए, आवेश को इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे मैं पेन एक छोटी इकाई होगी, आप 20, 25, 35, 50 जितना भी पेन खरीदना खरीदो, लेकिन हर बार पेन ही रहेगा। पेन एक मात्रक हो गया, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक मूल इकाई हो गई। अब इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज के रूप में आवेश को हम व्यक्त करते हैं। जैसे आवेश को हम बताए हैं पीछे Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो E लिखेंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2E लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ तो 3E, 4 इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश आया तो 4E, 5 इलेक्ट्रॉन से आवेश आया तो 5E, इसी प्रकार N इलेक्ट्रॉन से आवेश आया तो N। अब ये आवेश प्लस और माइनस दोनों में हो सकते हैं, तो आप चाहें तो यहां चिन्ह लगा लें प्लस माइनस का। ठीक है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि आवेशों को इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में व्यक्त करना ही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेशों को इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में व्यक्त करना ही आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। यहां पे मैंने लिख दिया। अब यहीं से आपको एक चीज और दे देता हूं, Q बराबर फार्मूला होता है Ne, याद रख लीजिएगा। Q बराबर Ne, यहीं से आवेश का फार्मूला होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आवेश निकालेंगे कैसे, तो आवेश बराबर, आवेश का ये सूत्र होता है, यहीं से याद कर, आवेश Q बराबर Ne। N क्या है भाई? N बराबर
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये कूलाम मात्रक है आवेश का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश। ओके, बात आपको सबको समझ में आई? आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आवेश का उदासीनीकरण क्या है, इतनी बात आप समझ गए ना। चलिए।